अमीर प्रेग्नेंट जेठानी की मेहंदी। लावण्या ग्रीन कलर के महंगे से लहंगे में बैठी होती है और उसकी मेहंदी की रस्म चल रही होती है। ओ गॉड मम्मी, ये कैसी गरीब मेहंदी वाली को बुलवाया है आपने मेरी शादी में। इसे देखकर तो मुझे लगता ही नहीं है कि इसे मेहंदी लगाना आता भी है। नहीं नहीं बीवी जी, मैं बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ज्यादा सफाई मत दो और जाओ, जाकर जल्दी से ग्रीन कलर का लहंगा पहन कर आओ। देख नहीं रही यहाँ पर ड्रेस थीम रखी गई है। ये तुम्हारी वजह से मेरी मेहंदी फंक्शन को, फोटोशूट को खराब कर देगा। अमीर घर से होने के कारण लावण्या बहुत ही घमंडी होती है। थोड़ी देर में बेचारी मेहंदी वाली ड्रेस पहन कर आती है और लावण्या उससे हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाती है। थैंक गॉड, तुमने मेरी मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है। अब देखना ये है कि मेरी मेहंदी और मेरी दोनों देवरानियों की होने वाली मेहंदी में सबसे अच्छी मेहंदी किसकी होती है। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद शादी का दिन आ जाता है और लावण्या की शादी अंजना और सागर के बेटे रोहन से हो जाती है, जो कि लव मैरिज होती है। तो वहीं दिव्या और सिया, जो कि एक बहुत ही गरीब होती हैं, उनकी शादी अंजना के छोटे बेटों से हो जाती है और तीनों ससुराल आ जाती हैं। ओ गॉड मम्मी जी, जल्दी से पहले मेरा गृह प्रवेश करा दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ बहू लावण्या, सबसे पहले तेरा ही गृह प्रवेश होगा क्योंकि तू सिया और दिव्या की जेठानी जो है। अंजना लावण्या का गृह प्रवेश कराने के बाद उसकी दोनों देवरानी का भी गृह प्रवेश कराती है। लावण्या बहू, सिया बहू, दिव्या बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो और अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम तीनों को ही साथ मिलकर निभानी है। माँ जी, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी बहू बनकर इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ओ गॉड, मेरी ये गरीब देवरानियां अच्छी बहू बनने का नाटक तो ऐसे कर रही हैं जैसे बदले में इन्हें आईफा अवार्ड मिलेगा। इसके बाद तीनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी लावण्या लहंगा चेंज करके एक शॉर्ट नाइटी पहन लेती है। अब जाकर जान में जान आई है, वरना तो उस भारी भरकम लहंगे से मेरी जान ही जा रही थी। क्या बात है, मेरी मिसेस तो इस नाइटी में बहुत ही हॉट ही लग रही हैं। माय लविंग हस्बैंड, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, समझे ना। लावण्या रोहन के करीब जाकर उसे ऐसा कह रही होती है, तभी उसकी सास अंजना कमरे में दूध का गिलास लेकर आ जाती है। रोहन। अरे माँ, आप यहाँ? वो मैं बस दूध लेकर आई थी। अंजना जल्दीबाजी में दूध रखकर चली जाती है। लावण्या थोड़ी तो शर्म कर लेती, मम्मी कमरे में आ गई थी और तुम मम्मी को देखकर भी फेविकॉल की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। जरा तो शर्म कर लेती मेरी माँ। ओ गॉड रोहन, तुम मेरे पति हो और मैं अपने पति के साथ ही तो रोमांस कर रही थी। अब मम्मी जी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है और उन्होंने भी ससुर जी के साथ गुल्लू गुल्लू किया ही होगा। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? लावण्या, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, तुम तीनों भाई सासू माँ और ससुर जी के रोमांस किए बिना ही डाउनलोड होकर दुनिया में आ गए थे क्या? बस कर, जा मेरी माँ, चुप हो जा। शर्म बेचकर इमली खाई थी क्या? मुझे सोना है अब। ये बोलकर रोहन लाइट बंद कर देता है। अगले दिन सुबह होते ही सिया और दिव्या घर का सारा काम खत्म कर देती हैं, जिसके बाद लावण्या किचन में आती है। जेठानी जी, आप आ गई। आज हम तीनों बहुओं की ससुराल में पहली रसोई है, चलिए खाना बनाते हैं। तुम दोनों देवरानी के होते हुए मैं भला क्यों खाना बनाऊं और देवरानियों के होते जेठानी काम करे, ये अच्छा थोड़े ही लगता है। कामचोर जेठानी बहाना मारकर कमरे में चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है, जिसके साथ अंजना की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं और मैं और दिव्या गर्भवती हैं। अजी, सुना आपने, मैं दादी बनने वाली हूँ और आप दादा बनने वाले हैं। हाँ भाग्यवान, हमारे घर में एक साथ दो खुशखबरी आने वाली हैं। दो नहीं ससुर जी, बल्कि 3 गुड न्यूज है। मम्मी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर अंजना सूखी लाल मिर्च से सिया और दिव्या की नजर उतारती है और लावण्या कहती है, सासू मॉम, ये आप नजर क्यों उतार रही हैं? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के जमाने में आप ये कैसे टोरी टोटके के ट्रिक्स अपना रही हैं? मैं तो अपनी प्रेगनेंसी की पहली पिक अपलोड करने जा रही हूँ। लावण्या अपने स्टार्टिंग बेबी बम की ढेर सारी पिक्स स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर डाल देती है और ना तो वो अपनी सास की बात सुनती और ना ही अपनी दोनों देवरानी की।
एक एक महीना करके अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग जाता है और घर में गोद भराई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये सब क्या चल रहा है? बड़ी बहू तू आ गई। ये तुम तीनों की गोद भराई की तैयारियां चल रही हैं। अब कुछ ही दिनों में तुम तीनों का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। उससे पहले जो रस्म होती है उसे ही गोद भराई कहते हैं। मम्मी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप लोग आज भी ये गरीबों वाला 2 कौड़ी का गोद भराई ही करते हैं। सॉरी, मगर मैं इस गोद भराई के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जेठानी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? गोद भराई हर प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़रूरी होती है और फिर सासू माँ ने गोद भराई का ये सारा इंतज़ाम खुद अपने हाथों से किया है। ये देखिए, उन्होंने हमारे लिए गोद भराई पर पहनने के लिए साड़ी, ये ज्वेलरी भी मंगाई है। अरे तो तुम दोनों करो ना ये गरीबों वाली गोद भराई। एक्चुअली गलती तुम दोनों की नहीं है, गरीब घर से हो ना, इसीलिए जिंदगी भर गोद भराई ही देखी नहीं होगी तुमने। मगर हम जैसे अमीरों में प्रेगनेंसी का फोटो शूट होता है, मैं वही कराऊंगी। अमीर घमंडी जेठानी अपनी जिद पर अड़ जाती है, जिस कारण उसका सीधा साधा ससुराल गोद भराई में 1.5 लाख रुपए लगाकर पूरी जगह को अच्छे से सजाता है। और जहां एक तरफ उसकी दोनों गरीब देवरानियों की गोद भराई होती है, उन्हें दूसरी तरफ अमीर घमंडी जेठानी के लिए महंगी सी मेहंदी वाली को घर बुलाया जाता है और साथ ही वो फोटो शूट कराने के लिए कई सारे ओपन बेबी बम्प वाले महंगे ड्रेस बनवाती है। अरे ओ मेहंदी वाली, सुनो, मेरी बेबी बम्प पर सुंदर सी मेहंदी लगाना, समझी? मुझे फोटो शूट कराना है। अरे बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे तू प्रेग्नेंट है और अपने पेट पर ये केमिकल वाली मेहंदी लगवा रही है। अरे गोद भराई में सिर्फ हाथ और पैरों पर ही मेहंदी लगती है। मामी जी प्लीज मेरा मूड मत खराब कीजिए, मैं अपनी बेबी बम्प पर मेहंदी लगवाना चाहती हूँ, तो इसमें आप बीच में मत आइए। लावण्य अपनी जबरदस्ती से अपने हाथ पैरों को छोड़कर झूठे शो ऑफ के लिए पेट पर मेहंदी लगवाकर रोहन के साथ फोटो शूट करवाती है, जिससे गोद भराई में आई औरतें लावण्य को लेकर बहुत सी बातें बनाती हैं। राम राम राम, अरे ये अंजना की बड़ी बहू तो बड़ी बेशर्म है। अरे गर्भवती औरत को हाथ और पैरों में मेहंदी लगाते हैं, मगर पेट पर मेहंदी लगाकर ऐसे आधे अधूरे कपड़ों ने मर्दों से फोटो खींचते पहली बार देख रहे हैं। शर्म बेचकर खा गई है। थोड़ी देर में फोटो शूट खत्म हो जाता है, मगर पेट पर मेहंदी लगाने की वजह से लावण्य को बहुत तेज खुजली शुरू हो जाती है और उसके पूरे पेट पर रैशेस भी हो जाते हैं। रोहन, मुझे मेरे स्टमक पर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। माँ जल्दी आओ, लावण्य ठीक नहीं है। बहू तुझे क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ ना। मैंने इसे कहा था कि तू अपने पेट पर मेहंदी मत लगा, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं एक भी। चलो। अपनी जेठानी के ऐसे दर्द में देखकर उसकी गर्भवती देवरानी हल्दी चंदन का लेप उसके पेट पर लगाती हैं। जेठानी जी घबराइए मत, हम दोनों आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये हल्दी और चंदन का लेप है, इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी ही देर में ठंडक मिलेगी। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा जेठानी जी। अगर मुझे पता होता कि मुझे पेट पर मेहंदी लगवाना इतना भारी पड़ेगा तो मैं ये मेहंदी नहीं लगाती। थोड़ी देर में हल्दी और चंदन का लेप लगने के बाद पेट पर अपना पूरा असर दिखता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और लावण्य का घमंड भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। साथ ही वो जिद करना भी छोड़ देती है और कुछ दिनों बाद तीनों देवरानी जेठानी तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीरवती गांव में अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। उसका बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच दिया करता था, जिससे उनके घर का गुजारा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वीरवती मुखिया के प्याज के खेतों में काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। इसी के चलते वो अपने घर का जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन उसकी पड़ोस की सहेली कलावती उसके घर आती और उससे कहती है, अरे वीरवती कैसी है और सब कुछ कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं बहन तुझे, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। मैं तो कई दिनों से बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मुखिया के खेत में काम करने जा रही हूँ। अगर काम नहीं करूँगी तो तू जानती है ना, घर में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये हाल तो आजकल गांव के हर एक घर में चल रहा है। वैसे तेरा बेटा लकड़ियां बेचकर जो पैसे कमाता है, उसे बोल कि वो अपना खुद का कोई काम खोल ले, क्योंकि लकड़ियां आजकल लोग ज्यादा नहीं खरीदते। आजकल तो सबके घरों में गैस आ गई है। तूने सही कहा बहन, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने पैसे लगाकर कुछ अपना काम खोल लें।
हाँ हाँ ये भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू चाहे तो मुझसे ब्याज पर पैसे ले सकती है। मैं तेरी मदद के लिए थोड़े पैसे तुझे ब्याज पर दे दूंगी। अरे पूरा गांव लेता है मुझसे पैसे, तू तो मेरी पड़ोसन है। वैसे तेरी लंबे हाथ वाली बहू नजर नहीं आ रही? उसके लंबे हाथों का कभी इस्तेमाल होता है या नहीं? मैं जानती हूँ कि मेरे लंबे हाथ वाली बहू का मजाक पूरा गांव उड़ाता है, लेकिन मेरी लंबे हाथ वाली बहू बहुत समझदार है और अपने लंबे हाथों से बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट पराठे बनाती है। ऐसी बात है तो ठीक है, आज तो मैं तेरी लंबे हाथ वाली बहू के हाथों से पराठे खाकर ही जाऊंगी। कलावती की बात सुनकर वीरवती अपनी बहू को आवाज लगाती है, गुंजन, ओ गुंजन, अरे कहाँ है? अरे जल्दी से आ यहाँ पर। वीरवती की आवाज सुनकर उसकी बहू गुंजन उसके पास फौरन चली आती है, जिसके बाद वीरवती अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, कितने दिनों बाद मेरी सहेली घर पर आई है, जा जाकर अपने लंबे हाथों से अपनी सास के लिए पराठे बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। गुंजन ऐसा कहकर रसोई में जाती है, जिसके बाद वो पराठे बनाने के लिए सामान देखने लगती है, लेकिन घर का राशन खत्म था। ऊपर से घर में आलू या और कोई भी सब्जी नहीं थी जिससे वो पराठे बना पाती। ये क्या, घर में तो राशन खत्म हो रहा है और इस आटे और मसाले से मैं कैसे बनाऊंगी पराठे? सब्जी तो कोई है ही नहीं। अगर अब माँ जी से जाकर सब्जी के लिए कहूंगी तो कहीं उनकी सहेली को बुरा ना लग जाए। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तभी गुंजन की नजर रसोई में रखी टोकरी के अंदर प्याज के ऊपर पड़ती है। वो अपने लंबे हाथों से प्याज उठाती है और उन्हें देखकर कहती है, बचपन में जब मैं स्कूल जाया करती थी तो माँ मुझे प्याज के पराठे बनाकर पैक करती थी और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते थे। एक काम करती हूँ, आज भी मैं प्याज के पराठे बनाने की कोशिश करती हूँ। गुंजन ऐसा सोचकर प्याज को बारीक बारीक काटना शुरू कर देती है, जिसके बाद गुंजन उस प्याज में थोड़ी सी नमक, मिर्ची और हरा धनिया मिलाकर मिक्स कर लेती है। फिर वो आटा गूंथ कर प्याज के पराठे बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते जैसे ही प्याज के पराठे बन जाते हैं, वो अपनी दोनों सास को देने के लिए जाती है। माँ जी माफ करिएगा, घर में साग सब्जी तो नहीं बची थी, हमारा राशन खत्म हो रहा है, जो बचा कुचा था उसी से मैंने प्याज के पराठे बना दिए। प्याज के पराठे का नाम सुनकर कलावती और वीरवती दोनों ही हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों प्याज के पराठे खाना शुरू करती हैं। प्याज के पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि वो 1 मिनट में ही थाली खाली कर देती हैं। अरे वाह वीरवती, और तेरी बहू ने तो सच में कमाल ही कर दिया, अपने लंबे हाथों से इसने बड़े ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। देखा बहन, मैंने तो कहा ही था मेरी बहू के लंबे हाथ जरूर है, लेकिन वो अपने इन लंबे हाथों से काम अच्छा करती है। मैं तो कहती हूँ अपनी बहू की तू प्याज पराठा की दुकान खुलवा दे, प्याज का पराठा बेचेगी तो अच्छा खासा पैसा कमा लेगी। बहना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मुखिया के खेतों में काम करके प्याज तो मैं मुफ्त में ले ही आती हूँ, बस थोड़ा आटा और मसाले की जरूरत होगी, वो भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऊपर से इतना अच्छा स्वाद है तेरी बहू के हाथों का, इसको जाया ना जाने दे। चल अब मैं चलती हूँ। कलावती प्याज के पराठे खाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वीरवती अपनी बहू को इसके बारे में बताती है। लेकिन तभी वहां पर संजय आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या, आपकी कैसी बातें कर रही हो? आप जानती हो ना, एक तो आपने इतने लंबे हाथ वाली बहू मेरे सिर पर बांध दी है, ऊपर से अब आप इसे बाहर काम करने के लिए भेजना चाहती हो। अरे इसके लंबे हाथों के बने पराठे कोई नहीं खाने वाला। बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि सब लोग मुझे लंबे हाथ वाली बहू के नाम से चिढ़ाते हैं और मैं नहीं चाहता कि जब मेरी पत्नी अपने लंबे हाथों से पूरे गांव के लिए पराठे बनाए तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएं। इसलिए मैंने कह दिया सो कह दिया, गुंजन प्याज के पराठे का कोई काम नहीं करेगी। संजय की बात के आगे वीरवती झुक जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन घर के हालात और ज्यादा खराब होने लगते हैं, यहाँ तक कि 2 दिन से किसी ने भी घर में खाना नहीं खाया होता है। वहीं अचानक से वीरवती की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। बेटा, अभी भी वक्त है, अपनी पत्नी की प्याज पराठा की दुकान खुला दे, हमारे घर की जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। संजय को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद वो गुंजन की प्याज पराठा की दुकान खुलवा देता है। पहले तो गांव के सभी लोग उसके लंबे लंबे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, ये तो वीरवती की बहू है, पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आई इतने लंबे हाथ वाली बहू। अरे इसके लंबे हाथ घर के जाले साफ करने में तो बहुत काम आते होंगे। बेचारी को देखो जरा, अपने लंबे हाथों से प्याज के पराठे भी नहीं बना पा रही, भला इसके हाथों का पराठा कौन खाएगा। औरतें गुंजन को देखकर हंसने लगती हैं, लेकिन गुंजन उन्हें नजरअंदाज करके अपनी पूरी मेहनत के साथ प्याज के पराठे बनाती है, जिसकी खुशबू से गांव के कई सारे लोग प्रभावित होते हैं और एक के बाद एक सभी प्याज का पराठा खाने गुंजन की दुकान पर आ जाते हैं। वाह जी वाह, ये प्याज के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कसम से मैंने ऐसे प्याज के पराठे पहले कभी नहीं खाए। अरे भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। लंबे भी हैं और कमाऊ भी हैं, और आपने इतने स्वादिष्ट पराठे बनाना कहाँ से सीखा? ये तो मेरी माँ ने मुझे सिखाए थे, आज यही मेरे काम आ रहे हैं।
सुबह से शाम तक गुंजन प्याज के पराठे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है, जिसमें उसकी लागत भी कम लगती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। माँ जी, ये देखिए कितने सारे पैसे कमाए हैं आज मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज के पराठे बेचकर। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और आप दवाई खाकर आराम कर लो। अरे बहू, तूने अपने लंबे हाथों से कमाल ही कर दिया। पूरा गांव तेरी वाहवाही कर रहा है और अब सब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मेरी एक लंबे हाथ वाली टैलेंटेड बहू है। दोनों सास और बहू बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वहीं संजय अपने मन ही मन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन संजय जब जंगल से लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते और उसकी पत्नी की तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई माफ करना, हम तेरी पत्नी की बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे। तेरी पत्नी तो बहुत समझदार निकली। भाई हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। तेरी पत्नी अपने लंबे हाथों से बहुत अच्छा प्याज का पराठा बनाती है और हमने भी खाया था, बहुत स्वादिष्ट था। पहली बार अपनी पत्नी की तारीफ अपने दोस्तों के मुंह से सुनकर संजय को बहुत खुशी होती है। उस दिन के बाद से संजय अपनी पत्नी गुंजन के साथ मिलकर प्याज के पराठे की दुकान में उसकी मदद करता है और कुछ ही समय में वो अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी सभी परेशानियों को अलविदा कह देते हैं और अपने आगे की जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।